Hello, you are welcome in fourth phase of lockdown and geocentric as well. I hope you are doing well in this lockdown. Today we will deal with one of the significant theory of human geography, or you can say regional or settlement geography, that is Christoller central place theory. इससे पहले हमने वन थ्यूनन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल पे बात किया, उसे समझने की कोशिश की. One thing I would like to tell you that model was based on agricultural location, okay, and this is based on settlement pattern, okay. So the Christoller central place theory is basically to generalize the process or pattern of settlements of varying orders or different hierarchies, okay, as well as their interrelationships, and particularly in sense of service centers or the services. So here the prime function of settlement is to provide services to its surrounding, okay, areas. तो हम एक के बाद एक बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे क्रिस्टॉलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी की. बट वन थिंग व्हाट यू हैव टू remember here that this model, this theory is based on, okay, size, pattern and spatial interaction among the settlements, okay. और यह कहीं ना कहीं एक यह भी जर्मन मॉडल है, क्योंकि जर्मनी की जो है आपके स्टडी पे बेस्ड यह मॉडल है क्रिस्टॉलर का. लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, दैट आपको जो जाननी चाहिए, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्योरी or objective of any theory. The main purpose of any theory is to generalize the complex system or complex world, okay, or the complex or complicated processes of the over the earth's surface or within our society, especially the theories of social sciences, okay. तो कहने का मतलब है जो अर्थ सरफेस पे या हमारे सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस जो हैं, जिन्हें हम जनरली हम नहीं समझ सकते हैं, तो थ्योरीज का काम होता है उन्हें सिंप्लीफाई करके एक ओवरऑल जनरलाइजेशन देना चीज़ों का, ओके, ताकि जो है हम न केवल उसे समझ सके, वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट, ओके, सच मॉडल और सच थ्योरी in further development of our society of the region or the region, okay. लेकिन एक बात मैं जो यहाँ कहना चाहूँगा कि क्रिस्टॉलर का थ्योरी जो चीज़ों को, जो एक सेटलमेंट पैटर्न को जनरलाइज करने की जो कोशिश कर रही है, वह काफ़ी हद तक उसे जनरलाइज ना करके बल्कि मैं तो कहूँगा जो और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, ओके. और ये हम धीरे धीरे जो है अपने इस थ्योरी में जानेंगे. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यह थ्योरी जो है कुछ खुद में एक कॉम्प्लिकेटेड जो है एक थ्योरी है, जिससे कि समझना जो है कॉम्प्लिकेटेड है. आई थिंक जो हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, ओके, वी ऑलवेज टेंड टू रिमेंबर और लर्न द थिंग्स और प्रोसेसेस, बट जब आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज आएगी इस थ्योरी को समझने के लिए, ओके. तो इस वजह से हम एक एक चीज़ों को, क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी मैंने कहा जो यह वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है, ओके, और इसलिए इन्हें हमें बारीकी से समझने की ज़रूरत है. जो क्या कहना चाह रहे हैं क्रिस्टॉलर, व्हाट द थ्योरी, ओके, वांट और वांट्स टू से और एक्सप्लेन, और कैसे, किन विधियों से, किन प्रोसेसेस से. तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके, जो कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, हम उनकी बात करेंगे. जस्ट लाइक कि हमने जिस तरह से वन थ्यूनन के एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल में बात किया था. और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके जो यूजीसी नेट देने वाले होंगे या फिर जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर लेकर और सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये फैक्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है और इनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है. सो द फर्स्ट इज दैट सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज गिवन बाय और इज गिवन बाय क्रिस्टॉलर, ओके, वॉल्टर क्रिस्टॉलर के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी. यह भी एक जर्मन ज्योग्राफर थे और वॉल्टर क्रिस्टॉलर का पीरियड आप जो है यहाँ पे मेंशन्ड है. और इनकी जो ये थ्योरी है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, इसे इन्होंने 1933 में दिया था, ओके. और फिर आगे जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको यह भी जान लेनी चाहिए कि इस थ्योरी का अप्रोच क्या है. सो दिस थ्योरी एज वेल बेस्ड ऑन विच डिटर्मिनिस्टिक और नॉर्मेटिव अप्रोच, जस्ट लाइक वन थ्यूनन एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल.
और मैंने उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों किसी थियरी को हम डिटर्मिनिस्टिक और नॉर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है यह थियरी भी जो क्या है एजम्पशन पे बेस्ड है, और इसलिए जो है कुछ सर्टेन जो है एक कंडीशन दे दी गई है, और क्रिस्टोलर ने भी कहा है लाइक कि जो ये कंडीशन अगर होता है तब जाके यह थियरी वहाँ एप्लीकेबल होगा। ओके, सो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द थियरी सर्टेन रिक्वायर्ड कंडीशंस ओके इज टू बी देयर, and that's why such theory, such model is considered as deterministic or normative approach. okay, नियतिवादी उसको कहते हैं। देन फर्दर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए जाने आए दैट इट इज़ एन अटेम्प्ट टू explain the spatial arrangement, size and hierarchy of the settlements on the basis of their ability to provide services and functions to its surrounding population, which is based on the range and threshold of goods and services available at the different orders of central places. ये सारे टर्म्स को व्हाट इज रेंज, व्हाट इज थ्रेशोल्ड, ओके, इवन व्हाट इज सेंट्रल प्लेस, इसे हम डील करेंगे एक एक करके। लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं कि यह जैसा कि इसमें कहा गया, यह जो थ्योरी है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ये पूरी तरह से जो है सेटलमेंट्स पे बेस्ड है। सेटलमेंट का अरेंजमेंट कैसा है या कैसा होना चाहिए, ओके, ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ सेटलमेंट्स कैसी होनी चाहिए, ताकि हर सेटलमेंट जो भी आपकी जो है सेटलमेंट है, सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट एक तरह का आप कह सकते हैं दैट अ मार्केट प्लेस और अ प्लेस वेयर द पीपल ओके इंटरेक्ट टू ईच अदर, okay, where people lives okay together, such living space is called settlement. okay, यह settlement vary करता है वहाँ के population पे, वहाँ के resources पे, okay, वहाँ जो होने वाले functions हैं उनके basis पे हम settlement को कई तरह से classify करते हैं। okay, तो यह जो है आपका इस तरह से यह जो थ्योरी है वो सेटलमेंट के साइज, उनकी हायरार्कीज और जो है जो उनकी एबिलिटी मीन्स वो कितने एरिया को, कितने लोगों को सर्व कर सकता है। सर्व मीन्स व्हाट, जो आपके प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं या फिर जो आपके सर्विसेज हैं लाइक जो है बैंकिंग हो गया, स्कूलिंग हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ओके, तो इस आधार पे जो है क्रिस्टोलर ने इन सारे फंक्शंस और सर्विसेज के आधार पे क्रिस्टोलर ने जो डिफरेंट हायरार्कीज और डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सेटलमेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए फिर ये मॉडल दिया, और फिर उसके लिए बेस्ट पैटर्न क्या होनी चाहिए ताकि जो है किसी रीजन में जितने भी सेटलमेंट जो है एरियाज़ हैं उनका ओवरऑल मीन्स डेवलपमेंट हो सके, ओके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट लेआउट्स भी सजेस्ट किया है, प्रेडिक्ट किए हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। ओके, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन सादर्न जर्मनी। जैसा कि मैंने पहले बताया था जर्मनी के स्टडी पे बेस्ड है। द शेप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज ऑफ द सेंट्रल प्लेसेज आ हेक्सागोनल। अब यहाँ पे हम क्यों हेक्सागोनल, सेंट्रल प्लेसेज आप देखते होंगे जनरली फिगर में, जो इसके फिगर्स जो है आपको रिप्रेजेंटेशन जो मिलेंगे सेटलमेंट पैटर्न्स के वो हेक्सागोनल शेप में होता है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। जो आपके जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टोलर का, उसमें सेटलमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्री एरिया मीन्स जो उसके पूरक क्षेत्र हैं जहाँ तक के लोग उस पर निर्भर हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एरिया ऑफ एनी सेंटर। ओके, तो वह जो है उसका शेप कैसा है, तो हेक्सागोनल है, और ये क्यों है ये हम आगे बात करेंगे। देन के वैल्यू ऑफ द मार्केट। अब ये के वैल्यू भी इस थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी जो है आपका लेआउट कैसी होनी चाहिए, पैटर्न कैसी होनी चाहिए सेटलमेंट की, तो वो डिफरेंट के वैल्यूज, 3 तरह की के वैल्यूज जो है क्रिस्टोलर ने यहाँ फिक्स किया है, जिसके बेसिस पे हम पैटर्न्स ऑफ द सेटलमेंट, डिफरेंट वे ऑफ नेस्टिंग ऑफ द सेटलमेंट्स को हम जानेंगे। तो यहाँ तो फिलहाल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको ये मैं बता दूँ, जो यहाँ 3 तरह के वैल्यूज हैं। तो के वैल्यू ऑफ द मार्केटिंग प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 3। ये आपको माइंड में रखना है, और आई थिंक जो आप जब लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये के वैल्यू क्या है और इसका जो है वैल्यू लाइक कि मार्केटिंग प्रिंसिपल है तो इसका 3 ही क्यों है। ओके, सिमिलरली जो हम बात करते हैं के वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, ओके, तो यह जो है 4 ही क्यों है। दैन के वैल्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7। तो ये सारे क्यों हैं और कैसे हैं इनकी हम बात करेंगे आगे के जो है आपकी स्लाइड्स, उसमें इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ना केवल आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डिस्क्रिप्टिव जो अगर क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, खास करके सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए,
वहाँ भी आपको इन सारे मैकेनिज्म्स को, प्रोसेसेस को, डेरिवेशंस को समझने होंगे. दैट वाई K value for the marketing principle is 3 and transport principle is 4 and administrative principle is 7. Okay, and what are these principles? So all these are very important for you. So just to continue with me. अब आगे जो हम बात करते हैं, जो what the theory says, अगर एक सेंटेंस में हम बात करें जो ये theory कहना क्या चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है, this theory attempts to illustrate or explain how settlements locate in relation to one another, the range of market area a central place can control, and why some central places function as hamlets, villages, towns, cities or mega cities. तो कहने का मतलब यही है, जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, ये आपको बताता है, एक्सप्लेन करता है कि ये जो आप सेटलमेंट्स देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, गांव देखते हो, फिर ब्लॉक देखते हो, ओके, देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट जिला देखते हैं, देन आफ्टर आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, देन नेशनल. तो ये जो डिफरेंट हायरार्कीज हैं सेटलमेंट की, ये तो सारे तो सेटलमेंट ही हैं. ओके, एक गांव में भी लोग रहते हैं, वहाँ भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ भी जो है आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपके एक्टिविटीज़ होते हैं. तो हर तरह के एक्टिविटीज़ गांव में भी होता है. वही चीज़ आपको जो एक ब्लॉक लेवल पे, फिर वही चीज़ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही स्टेट लेवल पे, वही नेशनल लेवल पर भी होता है. लेकिन इनके बीच में तो इन सारे किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ओके, और फिर जो इनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए ताकि जो है पूरे कंट्री एज अ होल का या रीजन एज अ होल का एक ऑप्टिमम जो है डेवलपमेंट हो सके. तो इन सारी चीज़ों के बारे में यह थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है उन्हें, उनके प्रोसेसेस को, और जो है इस तरह से जो आपके सेटलमेंट के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और फंक्शंस को ये सुलझाने का काम करती है. और इन ब्रीफ वी कैन से दैट सेटलमेंट्स, दिस थ्योरी okay explains that settlements simply functioned as central places providing services to surrounding areas. कहने का मतलब है, यह थ्योरी कहती है जो सेटलमेंट जो है वो सिंपली एक सर्विस सेंटर की तरह, ओके, एक सेंट्रल प्लेस की तरह सारे के सारे सेटलमेंट एक सेंट्रल प्लेस की तरह फंक्शन और कार्य करता है. एक गांव भी एक सेंट्रल प्लेस की तरह कार्य करता है. ओके, एक ब्लॉक में जो आपका ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी है, वह भी एक सेंटर की तरह कार्य करता है और अपने आसपास के क्षेत्रों को सर्विसेज प्रोवाइड कर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम होती है. एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी जो है वह एक सेंट्रल प्लेस की तरह काम करता है और अपने आसपास के क्षेत्रों को सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. सिमिलरली स्टेट एंड नेशन. तो कहने का मतलब है कि सारे सेटलमेंट्स, चाहे वो स्मॉल स्केल के सेटलमेंट्स हो या मेजर स्केल के सेटलमेंट्स हो या फिर मैक्रो स्केल के सेटलमेंट्स हो, सारे सेटलमेंट वृहद हो, मध्यम हो या फिर लघु साइज के हों, आकार के सेटलमेंट्स हों, उनका कहीं ना कहीं जो है वह एक सेंट्रल प्लेस के तरह, केंद्रीय स्थल के तरह कार्य करता है. ओके, आगे चलिए हम बात करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच गवर्न द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेटलमेंट सिस्टम इन दिस थ्योरी. यह थ्योरी सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर का जो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ओके, जो कि पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन जैसे किया जा सकता है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की. अब ये जो 2 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, ये आपके लिए समझना जरूरी है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, मीन्स जो आपका एक कह सकते हैं हायरार्की मीन्स व्हाट, द ऑर्डर. ओके, एक क्रम, ओके, पद क्रम, जिसको कि पदानुक्रम जिसको हम कहते हैं. तो यह जो एक सोपानी अंदाज में जो है आपका क्रम होता है, सेटलमेंट्स का हो या किसी भी चीज़ों का आप क्रम, एक इवन कि आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ देखते होंगे आप अपने इंस्टीट्यूट्स में या फिर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ भी क्या होता है, पोस्ट में भी हायरार्कीज होते हैं. ओके, लाइक कि क्लर्कियल, उससे भी नीचे के कुछ पोस्ट होंगे, 4th ग्रेड पोस्ट, देन क्लर्कियल, देन जो है उसके ऊपर जाइए तो आपके ऑफिशियल पोस्ट, देन मैनेजरियल पोस्ट, इस तरह के हायरार्कीज बने होते हैं हर जगह. तो सिमिलरली सेटलमेंट्स का भी अपना एक हायरार्की होता है. तो यहाँ इसलिए जो है अगर 2 चीज़ों को, एक तो सेटलमेंट, सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और फंक्शन. सो द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर और फंक्शन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. ओके, तो केंद्रीयकरण क्या है, जो एक
ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं केंद्रीयकरण को। और कहने का मतलब है जो जब किसी बिंदु पर, जब किसी क्षेत्र में जो है पावर, शक्ति का, ऊर्जा का, ओके, वस्तुओं का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और उसकी इस तरह से क्षमता जो है, दक्षता, वह बढ़ने लगती है, तब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। ओके, केंद्रीयकरण। क्योंकि अब वो केंद्र बनता है। जैसे जैसे किसी बिंदु का, किसी स्थान की जो फंक्शंस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है वह क्या लीड करेगा, अपने आसपास के क्षेत्रों को लीड करेगा। एंड दैट्स व्हाई दैट सेंटर विल बिकम द सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल प्लेस ऑफ इट्स सराउंडिंग रीजन। ओके, तो ये होता है जो किस तरह से, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से ही सेंट्रल प्लेस का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई टू नो द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू नो द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ओके, सिमिलरली जब हम प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की की बात करते हैं, तो यहाँ मैंने पहले ही बताया जो सेटलमेंट का भी अपनी एक हायरार्की होती है। ओके, मीन्स क्रम होता है, और वो क्रम कौन डिसाइड करता है? दैट सेंट्रलाइजेशन। जो किस सेटलमेंट का, किस क्षेत्र का सेंट्रलाइजेशन लेवल कितना है, उसके आधार पर हम हायरार्की जो है कहीं ना कहीं वो बनाते हैं और हायरार्की फॉर्म करती है। ठीक है, जिस संस्थान का आप जानते होंगे पोटेंशियलिटी ज़्यादा होती है, वहीं क्या होता है, वो हायरार्की में सबसे टॉप पे होगा। सिमिलरली जिस सेटलमेंट की पोटेंशियलिटी, जिस सेटलमेंट की का जो डिग्री ऑफ फंक्शन एंड सर्विसेज है वहाँ अधिक होगा, जितना अधिक होगा वो हायरार्की में उतनी टॉप पर होगा। और जिस सेटलमेंट का जो फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन खास करके, जहाँ पे जो एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ जितना कम होगा, वो हायरार्की में, उस पदक्रम में उतना ही नीचे होगा। और इसलिए हम लाइक कि सेटलमेंट के हायरार्की में सेंटर को, सेंट्रल कैपिटल को सबसे टॉप में रखते हैं और दूसरी तरफ विलेजेस को हम सबसे बॉटम में रखते हैं। ओके, और बीच में कौन आ जाते हैं? स्टेट हेडक्वार्टर्स, दैन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, दैन जो आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, और फिर जो आपके पंचायत एंड विलेजेस। तो यह जो क्रम बनता है वो किस आधार पे? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर और सेटलमेंट। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की बोथ आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ओके, नाउ this part is very important and you have to listen very carefully because the whole concept, whole theory is based on these 6 major concepts. Okay, तो इन 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आई थिंक जो आप फिर सेंट्रल प्लेस थ्योरी को इजीली समझ जाएंगे। तो 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑन विच द थ्योरी इज बेस्ड आर: फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, केंद्रीय स्थल की जो है परिकल्पना, ठीक है, या अवधारणा, परिकल्पना नहीं, अवधारणा इसके लिए सही शब्द होगा। तो केंद्रीय स्थल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, इसे समझना ये क्या है। तो इसे हम डायग्रामेटिक वे में भी आगे हम देखेंगे और आई थिंक वो आपके लिए कुछ यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने उसे जो है एक डायग्रामेटिक वे में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही पेज पे समझाने की कोशिश की है आपको, और आई थिंक जो है आपके लिए वो ईजी होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, देन थर्ड जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, केंद्रीय वस्तुओं और सेवाओं की अवधारणा, फोर्थ जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशहोल्ड फॉर अ गुड, मीन्स जो आपके वस्तुओं के लिए थ्रेशहोल्ड की अवधारणा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं की सीमा की अवधारणा, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलिटी, ओके, केंद्रीयता की अवधारणा। तो ये 6 जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए इसको हम, बेटर है कि हम डायग्रामेटिक वे में समझें और आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला जो हम बात करते हैं, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, ओके, क्रिस्टॉलर के द्वारा जो दी गई है, उनके जो 6 जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अभी जो हमने आपको बताया, तो यहाँ हम डायग्रामेटिक वे में इन 3 डिफरेंट जो है आपके डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, जो इन कॉन्सेप्ट्स का क्या जो है मीनिंग है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरी के लिए। ओके, सो फर्स्ट सी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन जस्ट फाइंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन अ सीक्वेंस दैट 1 2 3 4 5 6। ओके, और इनमें आप फिर जो है इनके अकॉर्डिंग जो एरोज जो एक आपको दी गई है, इन मीन्स से आपको इंडिकेट मीन्स फाइंड आउट करनी है जो लाइक सेंट्रल प्लेस है, तो वो क्या है, जो आपका देखिए सेंट्रल प्लेस और वहाँ की जो एरो इंडिकेट कर रही है जो
आपका ये जो डायग्राम है, इन सारे डायग्राम्स के देखिए कोर में, सेंटर में जो ब्लैक आपका स्पॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल प्लेस। ओके, सो द ब्लैक स्पॉट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल प्लेसेस। और देखिए ये ब्लैक स्पॉट की जो आपकी इंटेंसिटी वो क्या है, तीनों डायग्राम में वो डिफरेंट है। ओके, जैसे जैसे डायग्राम में आप राइट हैंड साइड में आगे बढ़ोगे तो क्या इंटेंसिटी जो है ज़्यादा डार्क और जो इंटेंस होता जा रहा है, क्या जो आपका ब्लैक स्पॉट जो है, मीन्स जो सेंट्रल, कहने का मतलब है जो सेंट्रल प्लेस है वो ज़्यादा जो है आपके इंटेंसिव होता चला जा रहा है। ओके, तो इसे हम समझते हैं सेंट्रल प्लेस मीन्स व्हाट, जैसा कि हमने कहा जी, इस देखिए एक, और ये जो आपका सर्कल है बाहर, ठीक है, ये रेंज होता है और इसे हम समझेंगे। लेकिन आप मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है जिसमें कि यह एक कोई एक रीजन है जिसका एक प्रदेश है, और उसका जो है आपका जो ब्लैक है सेंटर कोर न्यूक्लियस, वह जो है उसका जो है आपका मार्केट एरिया है और अर्बन सेंटर है, यू कैन से। ओके, तो जाहिर सी बात है जब वो मार्केट एरिया अर्बन सेंटर है तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो क्या होगा, अधिक होगा, होगा कि नहीं? तो अधिक होगा, तो इसलिए वो क्या है, सेंट्रल प्लेस है। ओके, तो यहाँ जो है आपका सेंट्रल प्लेस डायरेक्ट रिप्रेजेंट, ओके, डायरेक्ट रिप्रेजेंट द सर्विस सेंटर, ओके, और द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज एंड फंक्शंस। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो है सर्विसेज फंक्शंस जो है कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है आपके फंक्शंस या सर्विसेज को हम काउंट नहीं करेंगे, मीन्स सेकेंडरी सर्विसेज एंड फंक्शंस को काउंट नहीं करने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि ये एजम्पशन में कहा गया है। क्रिस्टॉलर के एजम्पशंस की हम बाद में बात करेंगे। तो करना क्या है यहाँ पे टर्सरी सर्विसेज की, ओके, लाइक कि जो आपका डिफरेंट शॉपिंग सेंटर्स हो गए, ओके, और उनमें जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती है शॉपिंग सेंटर्स में, चाहे वो आपके ग्रॉसरीज को हों या फिर जो आपके क्लोथ्स हों, ओके, स्टेशनरीज हों, तो ये जितने भी जो है आपके मेडिसिन्स हों, तो शॉपिंग जो है आपके सेंटर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ होती हैं। दूसरी तरफ जो सर्विसेज में और आप काउंट कर सकते हैं लाइक कि बैंकिंग सर्विसेज, ओके, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, एंड देन जो एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज वहाँ पे इन सर्विसेज में काउंट आते हैं। तो ये जो है थर्ड नंबर पे आप देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यही है जो, तो पहले हम एक क्रम से देख लें। सेंट्रल प्लेस मीन्स द सर्विस सेंटर, और ये सेंट्रल प्लेस कौन सा होगा, जो किसी क्षेत्र में जहां सबसे अधिक जो है सर्विसेज एंड गुड्स का की सघनता होगी। ओके, कहने का मतलब है उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अर्बन सेंटर या मार्केट सेंटर होगा, वहीं किसी प्रदेश का जो है आपका सेंट्रल प्लेस होता है। लाइक कि अगर आपके विलेजेस जो है आपके 10 विलेजेस को मिलाकर वहाँ कोई तो एक सबसे बड़ा मार्केट होगा, ओके, मार्केट रीजन एरिया होगा, इट मीन्स दैट मार्केट एरिया इज कंसीडर्ड एज योर सेंट्रल प्लेस, ओके, मीन्स सेंट्रल प्लेस ऑफ ऑल दोज 5 और 10 विलेजेस व्हाटएवर, ओके। तो वह जो आपका सिमिलरली हमारे देश के लिए, हमारे पूरे कंट्री एज ए होल के लिए सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस कौन सा माना जाएगा? बट ऑब्वियस है दिल्ली, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है। तो दिल्ली एनसीआर वो सबसे बड़ा जो आपका सेंट्रल प्लेस होगा पूरे कंट्री के लिए। एक स्टेट के लिए सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस कौन सा होगा? उसके लिए स्टेट हेडक्वार्टर मीन्स जो कैपिटल होगा वो होगा, ओके। लाइक कि मध्य प्रदेश के लिए भोपाल, बिहार के लिए पटना, उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ, ओके, पंजाब हरियाणा के लिए चंडीगढ़, वो सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस होगा उसके लिए। तो यह जो है इस तरह से आप देख सकते हैं जो सेंट्रल प्लेसेज की जो है वो डिपेंड करता है उसका डिग्री ऑफ सेंट्रलिटी और जो है आपके मीन्स पोटेंशियलिटी उसके सर्विसेज एंड फंक्शंस के कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकेंड देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज व्हाट द पॉपुलेशन or the area which is dependent on the nearest central place। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एरिया एक पूरक क्षेत्र होता है और यह वह होता है किसी हर सेंट्रल प्लेस का, जिस तरह से हर न्यूक्लियस का एक अपना स्फेयर होता है, हर कोर का अपना एक स्फेयर होता है, एक रेंज होता है, तो उसी तरह जो है आपका जो सेंट्रल प्लेस का भी अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होता है। जहाँ तक मीन्स ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ तक का पॉपुलेशन, जहाँ तक के लोग इस पे निर्भर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। मीन्स अदर सेंटर्स पे जाने के बजाय वो अपने इस नियरेस्ट सेंटर पे आने की कोशिश करते हैं, अपने जो रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो।
तो वह जो क्षेत्र वह उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो जाता है। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप आप देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया को आप उसके जो है आपके एरो से मार्क्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, देखिए तीनों इमेज में कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कौन सा है, सेंटर तो आप सेंट्रल पे समझ गए, जो ब्लैक स्पॉट है कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है जो कि आपका हेक्सागोनल शेप में है। और ये हेक्सागोनल शेप क्यों है ये हम आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया जो हेक्सागोनल शेप में है जो देखने को मिल रहा है, इट मीन्स जो है, और देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जा रहा है, ब्लैक स्पॉट का साइज बड़ा हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का भी साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सेंट्रल प्लेस का साइज छोटा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी उसका छोटा होगा, और अगर सेंट्रल प्लेस का साइज बड़ा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी बड़ा होगा। ओके, क्योंकि जितना अधिक जो है कॉन्सेंट्रेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जाहिर सी बात है जो उस पर डिपेंडेंट जो है उसको लेने के लिए उतने ही दूर के लोग आएंगे। ठीक है, उतने ही दूर से लोग आएंगे, इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी उसका बड़ा हो जाएगा। ओके, और जितना छोटा होगा उसका छोटा होगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज सच एन एरिया विच डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल प्लेस। ओके, थर्ड जो है कॉन्सेप्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज की है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज मैं पहले ही बताया, जो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी एरिया के सेंट्रल प्लेस पे ओके अवेलेबल हैं, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। और इन्हीं के कॉन्सेंट्रेशन के बनस्पत, इन्हीं के कॉन्सेंट्रेशन के फलस्वरूप किसी एरिया की सेंट्रलिटी, डिग्री ऑफ सेंट्रलिटी तय होती है। ओके, पोटेंशियलिटी ऑफ सेंट्रल प्लेसेज तय होती है। जो किसी सेंटर में ये गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ओके, तो वो कितने अमाउंट का है, वो एक्सपेंसिव है या फिर जो है चीपर है, ये सारा जो है आपका कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है द साइज ऑफ एनी सेंट्रल प्लेस और द सेंट्रल डिग्री ऑफ सेंट्रलिटी। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज जो है किस तरह से जो डिफरेंट सेटलमेंट के जो हायरार्कीज हैं उनके अकॉर्डिंग उनके सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। लाइक कि आप एक गांव में जाके एक कार का शोरूम क्या आप खोल सकते हो, ये क्या रैशनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक गांव का जो आपका की जो पॉपुलेशन है उनका आपका एक तो उतना डेंस पॉपुलेशन वहाँ नहीं है। ओके, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एरिया छोटा है। दूसरी बात जो है उनका जो इनकम है वो कम होता है। ओके, अगर बात करें तो इसलिए जो है उनकी परचेजिंग जो है पैरिटी होती है, ओके, कैपेसिटी होती है वो कम होता है, जिस वजह से वो गांव के जो है सारे पॉपुलेशन कार को खरीदने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से जो लोकेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स पे। ठीक है, जो वहाँ आसपास कितने कंज्यूमर्स जो है अवेलेबल होंगे इस प्रोडक्ट के लिए, जो प्रोडक्ट हम वहाँ लोकेट करने जा रहे हैं। अगर कंज्यूमर जो है आपका इतना है जिससे आपको एक अधिक अमाउंट में जो है प्रॉफिट मिल सकता है, फिर आप उसे लोकेट करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, आप वहाँ उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को नहीं लाएंगे। ठीक है, आप अमूमन देखते होंगे अपने आसपास छोटे मार्केटों में जब आप जाते होंगे शहर जैसे कोई बड़ी जो है सामान खरीदने को, ठीक है, तो आपको वो नहीं मिलता होगा। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो है इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ उसका डिमांड कम है। हो सकता है आप अकेले गए हों, आप शहर से आते हैं और गांव में चाहते हैं जो गांव में भी जाके उन्हीं फूड आइटम्स को हम सर्च करें जो कि आप अमूमन शहरों में खरीदते हैं, तो वो आप जाएंगे गांव के मार्केट में तो आपको नहीं मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसलिए क्योंकि जो है आप आए हैं शहर से, इसलिए आपको डिमांड है। ओके, आप जा रहे हैं वहाँ लेने के लिए, लेकिन बाकी जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको उस प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं वो क्या है, और इसलिए वो मार्केट में उस चीज़ को, वस्तु को, सेवाओं को खरीदने ही नहीं जाते हैं। इसलिए वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को लाएँ ही क्यों? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसलिए जो है आपके ये जो हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स हैं, हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेज हैं, ये जो है आपके उन सभी में जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वह भी जो है वैरी करेगा, और उनमें जो है अवेलेबल पॉपुलेशन, कंज्यूमर्स के जो है इनकम, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होगा वहाँ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने कुछ जो है आइटम्स एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे
सारे जो तीनों डायग्राम के नीचे जो है वो नोट किए हैं ताकि आप समझ सकें। लाइक कि देखिए फर्स्ट जो आपकी हायरार्की है, सपोज कि आप मान लीजिए जो आपका ब्लॉक लेवल का कोई मार्केट है और विलेज लेवल का जो है कोई सेंट्रल प्लेस है, मार्केट एरिया है, वहाँ किस तरह के जनरली सामान मिलते हैं और सर्विसेज मिलते हैं आपको। ग्रॉसरीज, चावल दाल गेहूँ यही सब जो है आपको वो मिल जाता है, नमक तेल ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं आपको। ओके, देन लेस एक्सपेंसिव क्लोथ्स आपको मिल जाते हैं, फुटवेयर ओके वगैरह मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, जो मॉडरेट और जो है लेस एक्सपेंसिव जो है इलेक्ट्रिकल गुड्स आपको मिल जाएंगे ईजिली। देन स्टेशनरी आइटम्स जो है आपको मिल जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपका स्कूल्स मिल जाएंगे और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स मिल जाएंगे, और छोटे छोटे कुछ जो है क्लिनिक्स डॉक्टर्स के मिल सकते हैं आपको। ठीक है, खास करके तब जब ये क्रिस्टॉलर 1933 में ये थ्योरी दी थी, ओके, तब आप एज्यूम कर सकते हैं क्या क्या मिल सकता था। आज तो कंडीशंस काफ़ी चेंज हो चुका है। एक गांव के भी मार्केट में हो सकता है आपको फ्रिज मिल जाए, ओके, एक गांव के भी मार्केट में हो सकता है बाइक के शोरूम्स मिल जाए, ओके, ट्रैक्टर्स के शोरूम मिल जाए। तो ये जो है आपकी जो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है, ओके, ड्यू टू एडवांसनेस इन टेक्नोलॉजी ओके एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे इसी तरह आप देखिए जो सेकेंड रेंज, सपोज कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब आप बात करेंगे, जिला स्तर के जो है आपके हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ क्या क्या मिल सकता है, इनकी ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट ऑर्डर में मिलते हैं वो सभी वहाँ अवेलेबल होंगे, और साथ में उनसे और एक्सपेंसिव आइटम्स और उनसे और बेहतर क्वालिटी के आइटम्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो बढ़ जाती है, वहाँ के लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट्स वाई देयर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो ओके इंक्रीजेज। और इस वजह से वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो बेटर जो है आपके अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ रखते हैं, क्योंकि उनकी बिक्री होना तय है और उनसे उनको प्रॉफिट भी अधिक मिलता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज की आप देख सकते हैं जो वहाँ बढ़ जाती है, जैसे कि वहाँ आपको ज्वेलरी शॉप्स भी मिल जाएंगे, ग्रॉसरी के जो है होलसेल्स मिल जाएंगे, ओके, जनरल स्टोर्स मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से जो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाई स्कूल अवेलेबल मिल जाएगा, कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स मिल जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स। सिमिलरली जो है आप जाते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर पे, सपोज कि आप स्टेट कैपिटल में आ जाइए, तो वहाँ जो आपके जो रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जो अमाउंट और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और एक्सपेंसिव होने लगता है। ओके, यहाँ आपको ज्वेलरी की और बड़े बड़े और एक्सपेंसिव शॉप्स मिल जाएंगे, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, या हॉस्पिटल्स जो है आपके गवर्नमेंट भी मिलेंगे, तो वहाँ पे जो है आपके बेहतर और जो है अधिक जो है सर्विसेज वाले हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। दैन सिमिलरली जो है आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सारे जो है आपकी चीज़ें, कार के लग्जरियस आइटम्स के शोरूम्स मिल जाएंगे आपको, तो बड़े बड़े ब्रांड के जो है आपके वो क्लोथ्स मिलेंगे वहाँ पे, अदर जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ब्रांडेड आइटम्स जो है आपको इन सेंटर्स पे ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो किस तरह जैसे जैसे सेटलमेंट्स की, सेंट्रल प्लेसेस की जो है आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, उनका साइज बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वहाँ जो अवेलेबल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका नेचर भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। देन फोर्थ जो है थ्रेशोल्ड की बात करते हैं। नाउ थ्रेशोल्ड एंड फिफ्थ रेंज, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जाननी चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके, टू गेट स्टिमुलस इन एनी बॉडी। मीन्स जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है किसी चीज़ में चेंजेस लाने के लिए, उसको हम सिंपल वे में आप कहिए जो वो थ्रेशोल्ड होता है। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चीज़ों में जो किसी भी तरह का जो चेंज लाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। सपोज कि कोई एक वस्तु रखा हुआ है, कोई एक टेबल रखा हुआ है, ओके, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या उसको हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए वहाँ क्या होगा, एक मिनिमम फोर्स तो ज़रूरी होगा ना। अगर उस मिनिमम फोर्स उस पर एग्जर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, सब सिंपली आप हाथ रख दोगे किसी एक टेबल पे, तो क्या टेबल मूव करेगा, डिस्प्लेस करे? नहीं करेगा। उसके बाद जब आप थोड़ा सा मीन्स किसी बच्चे को बोलोगे एक बहुत बड़ा जो है आपका फर्नीचर को आप डिस्प्लेस करो, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स है for the displacement of that furniture or that good or products is not applying there, okay, is not available there। क्योंकि बच्चा उसका मिनिमम जो फोर्स है वह भी एग्जर्ट, वह भी अप्लाई नहीं कर पा रहा है उस टेबल पे, और इसलिए वो टेबल मूव नहीं होगा।
और जैसे ही एक मिनिमम फोर्स जो है उस पर एग्जर्ट होगा वो टेबल मूव करेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स वहां पे लगा देंगे तो हो सकता है वो टेबल उड़ के दूर भी चला जाए। तो लेकिन किसी भी वस्तु के में चेंजेस लाने के लिए एक मिनिमम जो है आपको फोर्स, एनर्जी और मिनिमम गुड्स, मिनिमम सप्लाई जरूरी होता है, एंड दैट मिनिमम लेवल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। ओके, तो इसलिए यहाँ जो है, इसलिए थ्रेशोल्ड के कई कॉन्सेप्ट जो है कई जगहों पर यूज होता है। ओके, थ्रेशोल्ड जो आपके रिवर स्ट्रीम के लिए भी जो है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी में भी आप थ्रेशोल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अदर जो आपके इकोनॉमिक्स में भी कई तरह के थ्रेशोल्ड लेवल आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड, तो सेटलमेंट के केस में, सेंट्रल प्लेस के केस में जो थ्रेशोल्ड है वह क्या है, पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इनकम के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड को। मीन्स टू जनरेट और प्रोवाइड the goods and services at any center or central place, okay, a minimum population or minimum consumer is required. okay, means किसी भी सेंट्रल प्लेस पे किसी वस्तु को, किसी सर्विसेज को, okay, मीन्स डेवलप करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, उस सेंट्रल प्लेस के आसपास जो है आपका एक मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक मिनिमम जो है आपके कंज्यूमर्स होनी चाहिए। ओके, लाइक कि अगर हम एक बाइसाइकिल का जो है शोरूम आप जो है खोल रहे हो किसी सेंटर पे, तो आपको यह जानना जरूरी होगा जो वहाँ एटलीस्ट जो है इतने लोग हैं कि नहीं है, मीन्स कंज्यूमर अवेलेबल हो जाएंगे कि नहीं, ताकि मंथली हमारी कम से कम 10-20 साइकिल भी बिक सके। और अगर नहीं है तो क्या होगा, हम लॉस में जाएंगे, कोई भी जो है आपका वो बिजनेसमैन वो लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ वो लोकेट करेगा ही, वहाँ उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का वो बिजनेस मार्केटिंग करेगा ही नहीं करेगा। तो इसलिए किसी भी प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर एक मिनिमम अमाउंट में होनी चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट में वहाँ के लोगों का इनकम होनी चाहिए ताकि वो खरीद सके। ओके, और उसी तरह मीन्स एक मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन मीन्स कंज्यूमर होनी चाहिए। तो इसलिए दैट minimum required population or consumer is called or considered as the threshold of for any central places। और इसलिए देखिए थ्रेशोल्ड जो है, आप देखिए थ्रेशोल्ड को जो एरो से आप इंडिकेट किया गया है वो क्या है, सेंट्रल प्लेस का के बाद जो एक रिंग है, एक स्फीयर है, वो आपका थ्रेशोल्ड बताता है। मीन्स वो मिनिमम लेवल बता रहा है, जो कम से कम जो उस एरिया में उस लेवल तक जो है, उस डिस्टेंस तक इतने कंज्यूमर्स हमको मिल जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका, और देखिए उसमें भी रिलेशनशिप देखिए, जैसे जैसे आपका सेंट्रल प्लेस की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड लेवल भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज आपके सेंटर में अधिक अमाउंट में और अधिक एक्सपेंसिव आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो थ्रेशोल्ड जो है कंज्यूमर्स होगी उनका वॉल्यूम भी अधिक होगा, उनके नंबर्स भी अधिक होंगे। ओके, नाउ रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज इज जस्ट अपोजिट टू थ्रेशोल्ड। यहां हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात किया, और रेंज होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ओके कंज्यूमर्स टेंड्स टू ओके ट्रैवल टुवर्ड्स द सेंटर टू परचेज देयर रिक्वायरमेंट्स, टू बाय देयर ओके गुड्स एंड रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज। तो मतलब कि कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड में जहां एक मिनिमम कंज्यूमर की ज़रूरत होती है वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए, वहां लोकेट करने के लिए, उसी तरह से रेंज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, जो वह सब अधिकतम दूरी जहां से कि लोग उस सेंटर तक पहुंच रहे हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो उस दूरी को, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और इसलिए आप देखिए जो रेंज है वो आपका रेड सर्कल से जो है आपका स्फीयर से वो इंडिकेट किया गया है, ओके, रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि सेंटर से सबसे दूर, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो दिखाता है जो रेंज क्या है, उस सेंटर का मैक्सिमम जो है आपका लास्ट डिस्टेंस है, लास्ट स्फीयर है जहां से कि लोग वहां तक पहुंचते हैं, वहां अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज का फायदा लेने के लिए, उसे खरीदने के लिए। ठीक है, तो यह रेंज, ये डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंट रेंज होगा कि नहीं। लाइक कि अगर हम बात करें एक मस्टर्ड ऑयल का, ओके, लाइक कि मस्टर्ड ऑयल आप खरीदने के लिए
कहाँ जा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। क्योंकि कंज्यूमर भी क्या चाहता है, जो हम मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके हमें जो है अपनी जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो हमें मिल जाए। अगर आपको दूध लेना है या अगर आपको जैसा कि मैंने कहा जो माचिस लेनी हो, नमक लेनी है, तो जाहिर सी बात है जो आप नियरेस्ट जो भी आपके घर के बगल में अगर कोई छोटा सा भी किराना दुकान है, जनरल स्टोर है, आप वहाँ जाके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं जो उसके लिए आप 100 किलोमीटर तय करके और मेन जो आपका सिटी मार्केट है आप भोपाल तक पहुँचो, या फिर जो फरीदाबाद में है वो दिल्ली जो है आपका जो है कैंटोनमेंट एरिया चले जाए नमक लेने के लिए, तो ये क्या होगा, मूर्खता कहलाएगा। ठीक है, अब ये दूसरी बात है, जो आज जब हमारे यहाँ पैसे बहुत लोगों के पास बहुत अधिक हो गया है, तो वो छोटे छोटे आइटम्स को भी लेने के लिए ज़्यादा दूर ट्रैवल कर जाते हैं शौक से। लेकिन जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, वह यही होता है ओके, कि हम भी मिनिमम डिस्टेंस तय करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पा लेना। ओके, तो इस वजह से जो है इन गुड्स एंड सर्विसेज के रेंज अपने अपने अलग अलग होते हैं। ओके, लाइक कि एक 4 व्हीलर है, लग्जरियस कार है, मर्सिडीज है, तो उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज सबसे अधिक होगा। क्योंकि मर्सिडीज ऐसा नहीं है सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जा जाके एक मर्सिडीज का शोरूम खोल दी जाए। ओके, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और जो है आपका बिजनेसमैन उन्हें पता होता है जो हाँ ये काफ़ी लग्जरियस, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हम इसे कंट्री की जो कैपिटल होगी या फिर बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब होगा, ओके, जहाँ बड़े बड़े लोग हों, बहुत हाई इनकम वाले जो है लोग रह रहे हों, लाइक कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो है आपके ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन रह रहे हैं, तो उन्हें पता है जो हमारे कंज्यूमर्स यहाँ हैं और इसलिए वो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ जो है आपका सपोज कि कोई दिल्ली में मर्सिडीज़ का शोरूम खुला, तो अब जो है उसका रेंज क्या होगा, पूरे इंडिया में हो जाएगी। यानी कि पूरे इंडिया में अगर आप आसाम में भी हो और आपके पास बहुत अधिक पैसा है, ठीक है, या फिर अरुणाचल में हो और आपके पास बहुत अधिक पैसा है, तो जाहिर सी बात है फिर आप ट्रैवल करोगे अप टू द दिल्ली टू परचेस मर्सिडीज, है कि नहीं। तो इसलिए मर्सिडीज का रेंज यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कार में भी जो आपका जो सबसे लग्जरियस कार मर्सिडीज हो गए, ऑडी हो गए, और ऐसे तरह तरह के जो आपके जितने भी आपके ब्रांड्स हैं उनको आप देखें तो वो वहाँ तक लोग ट्रैवल कर सकते हैं उसको खरीदने के लिए। वहीं जैसे जैसे उनकी जो है आपके मीन्स क्वालिटी घटती चली जाएगी, उनका रेंज भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो यह इस तरह से जो है रेंज कहीं ना कहीं सेटलमेंट का जो सेंट्रल प्लेस होता है और वहाँ जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो जो है उस सेटलमेंट का, उस सेंट्रल प्लेस का रेंज तय करता है, उससे उस सेंट्रल प्लेस की रेंज तय होती है। ओके, तो आई थिंक जो ये रेंज भी आप समझ गए होंगे। नाउ लास्ट है 6 सेंट्रलिटी। तो सेंट्रलिटी जाहिर सी बात है, सेंट्रलिटी मीन्स पावर ऑफ द सेंटर। ओके, द डिग्री ऑफ availability of goods and services at any center. Okay, so degree of potentiality of the center is called centrality. तो centrality केंद्रीयता, केंद्रीयता क्या है, मीन्स जो आपका एक सिंपल सी बात है, जो सेंट्रलिटी है, केंद्रीयता है, वह जो है कहाँ अधिक होगा, किस सेंटर का, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, उसकी सेंट्रलिटी भी अधिक होगी। तो सेंट्रलिटी सिंपली रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द सेंटर, किसी सेंटर का पावर कितना है, सबसे शक्तिशाली जो होगा उसका सेंट्रलिटी सबसे अधिक होगा। ठीक है, जो सबसे कम शक्तिशाली होगा उसकी सेंट्रलिटी सबसे कम होगी। तो शक्ति किससे जो है आपका अफेक्टेड होता है, वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज से, वहाँ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज से। तो यहाँ सेटलमेंट का जो पावर है वो किस में निहित है, सेटलमेंट की शक्ति, सेटलमेंट का पावर, दैट इज ओके हिडन इन द अवेलेबल रिसोर्सेज देयर। ओके, तो किस में निहित है, जो वहाँ जो है उपस्थित, वहाँ जो है आपके जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसी में किसी सेटलमेंट का जो है आपका पावर, उसकी शक्ति, उसका ऊर्जा निहित होता है। और इसलिए वह जहाँ अधिक होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ अधिक होगा, उसकी उस सेटलमेंट की, उस सेंट्रल प्लेस की सेंट्रलिटी भी अधिक होगी। तो अब इन सारी चीज़ों को जो आप समझ गए तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, जो इस तरह से जो है सेटलमेंट कोई बड़ा होता है तो क्यों जो है आपका बड़ा होता है, कोई बड़ा जो है नगर है, शहर है, तो वहाँ तक लोग क्यों आ जाते हैं दूर दूर से। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ
गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अधिक अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। कोई छोटा है गांव तो वहाँ क्यों जो है आपका मार्केट एरिया वहाँ का छोटा होता है, क्यों वहाँ हर चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों आप शहर से गांव जाते हो तो आपको शहर में मिलने वाली चीज़ें नहीं मिलती है, आप कभी कभी सोचते होगे, ठीक है, परेशान होते होगे जो काश यहाँ भी मिल जाता। लेकिन अब आई थिंक जो आप समझ गए होंगे जो ऐसा क्यों होता है, क्यों इन सेटलमेंट्स इन की जो नेचर वो डिफरेंट होती है, ठीक है। क्या रीजन है बिहाइंड द वेरिएशन इन द लेवल ऑफ और हायरार्कीज ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट्स, ओके। तो अब जो है इन 6 में मीन 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको एक सेंटेंस में रिलेशनशिप बताने की कोशिश किया हूँ, जो रिलेशनशिप अमॉन्ग 6 कॉन्सेप्ट्स, और उसको आप एक सेंटेंस में समझ सकते हैं 6 कॉन्सेप्ट किस तरह से जुड़ा हुआ है। और आप डायग्राम पे को गौर से देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि जैसे जैसे पहला आप बीच में जो ब्लैक स्पॉट है वो जैसे जैसे आपकी उसकी इंटेंसिटी उसका साइज बढ़ रहा है, तो देखिए क्या क्या बढ़ रहा है उसके साथ साथ जो बीच में आपका क्या है जो मीन्स वो साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, उनकी अमाउंट और उनकी क्वालिटी दोनों बढ़ रही है। जब ये दोनों बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, सेकेंड जो आपका रिंग है मीन्स जो आपका वो क्या है थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड क्या है उसका भी जो है साइज बढ़ता चला जा रहा है। थर्ड आप देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है पूरक क्षेत्र है, यानी कि जो उस पर डिपेंडेंट उस सेंटर पे डिपेंडेंट जो लोग हैं उनका भी जो अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है लोगों की। एंड देन जो रेंज है, ठीक है, वह भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, मीन सेंट्रल प्लेस का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है। रेंज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका रेंज बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा लग्जेरियस हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इसलिए उनका रेंज बढ़ रहा है, ओके। तो यही रिलेशनशिप जो है इस सेंटेंस में इन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। एज द साइज ऑफ द सेंट्रल प्लेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे सेंट्रल प्लेस की जो है आपका केंद्रीय स्थलों की या फिर आप कह सकते हैं जो सेटलमेंट्स की साइज बढ़ती जाती है, व्हाट हैपेंस, देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया पूरक क्षेत्र का जो है साइज वो बढ़ता है। द थ्रेशोल्ड का भी साइज बढ़ता है। द रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाता है। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंटेंसिव और एक्सपेंसिव जो है आपका ज़्यादा महंगे जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। एंड द लेवल ऑफ सेंट्रलिटी, ओके, विल बी हाई, और इन सभी के साथ साथ क्या होता है, लेवल ऑफ सेंट्रलिटी, केंद्रीयता भी जो है आपकी वो बढ़ जाती है, सेंट्रलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं इसके सेंट्रल प्लेस थ्योरी के, आई थिंक जो आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। और आई गेस कि इस तरह से जो है जिस तरह से मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में और सभी को एक ही पेज पे एक ही स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, यू कैन रेयरली फाइंड इट, ओके। सो जस्ट आप इन्हें और खुद से इन इमेजेस को, इन डायग्राम्स को आप केयरफुली देखें और फिर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की आप सोचें। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अब assumptions की, ओके। नाउ assumptions ऑन विच मॉडल इज बेस्ड, और इसलिए चूंकि ये assumption पे बेस्ड है और जैसा कि कहा गया है द theory will be applicable only if there will be, तो जब हम कहते हैं क्रिस्टोलर ने यह कह दिया दैट दिस theory of central place will be applicable only if, ऐसा होगा तभी यह थ्योरी एप्लीकेबल होगा, तो इन्होंने अपने से एक कंडीशन वहाँ पे फिक्स कर दिया है जो कि किसी भी रियल स्पेस में, किसी भी रियल वर्ल्ड में इन कंडीशंस का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब स्कॉलर्स जो एक लिमिटेशन तय कर देते हैं, एक लिमिटेशन फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कंडीशंस फिक्स कर देते हैं कि ऐसा होगा तभी ये एप्लीकेबल, वैसे ही वह थ्योरी क्या हो जाता है, डिटर्मिनिस्टिक नेचर का हो जाता है, नॉर्मेटिव नेचर का हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फिक्स कर दिए गए हैं, यू कांट गो बियॉन्ड दैट, ओके। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं हम कौन कौन से लिमिटेशंस, कौन कौन से एजम्पशंस जो है वो क्रिस्टोलर जो है एजम्पशंस को फिक्स कर रहे हैं अपने थ्योरी को जो कि एप्लीकेबिलिटी के लिए, ओके। सो फर्स्ट एजम्पशन ऑफ क्रिस्टोलर इज a uniform, means the theory will be applicable only if there will be a uniform topography, okay,
मीन्स जो आइसोट्रॉपिक स्पेस होगा अगर, तभी यह थ्योरी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। एंड होमोजेनियस क्लाइमेटिक कंडीशन। अब मैं लास्ट वीडियो में बताया था वॉन थ्योरन के टाइम में, जब हम एजम्पशन को पढ़ते हैं, जब आप एजम्पशन को पढ़ते हैं ना, उसको बहुत केयरफुली पढ़िए और आप पाओगे दैट इन ईच एजम्पशन यू कैन फाइंड और अ क्रिटिसिज्म। ओके, इसलिए जब आप एजम्पशन को समझ जाते हैं तो आप खुद ब खुद जो जब आप जो है क्रिटिसिज्म की बारी आएगी और उसे आपको लिखना होगा तो आप खुद जो है लिख सकते हैं। ओके, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, उसे अलग से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजम्पशन ही कहीं ना कहीं वो फॉल्टी होते हैं। ओके, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने यह एज्यूम किया है, मीन्स ये कंडीशन मीन्स यह थ्योरी उन्हीं जगहों पे एप्लीकेबल होगा जहाँ की आपका लैंड, जो आपका सरफेस है, लैंड मास है, वो यूनिफॉर्म होगा। जिस रीजन में जो है आपके लैंड मासेस में जो यूनिफॉर्मिटी होगी, मीन्स सरफेस यूनिफॉर्म होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। ऐसा भी पूरे इंडिया में क्या होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिल सकता है? या पूरे बिहार या पूरे यूपी या पूरे महाराष्ट्र में हम बात करें, स्टेट लेवल पे भी अगर आप जाते हैं तो नहीं मिलता है जी। इसी तरह आपका एक तरह का टोपोग्राफी नहीं मिलेगा। तो इस तरह का टोपोग्राफी और क्लाइमेटिक यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढना, तो जाहिर सी बात हो जाती है फिर तो क्रिस्टॉलर खुद आए और वो ढूंढ के दे ऐसा लैंड, ताकि उनके जो है थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। ओके, सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, जो इन्होंने सेकंड जो एजम्पशन दी, दैट दिस थ्योरी विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ देयर विल बी एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स, देयर इनकम लेवल एंड देयर शॉपिंग बिहेवियर। यह भी संभव नहीं है। जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या का समान वितरण हो, संसाधनों का समान वितरण हो, और उनका जो है आपका शॉपिंग बिहेवियर जो है, मीन्स मार्केटिंग बिहेवियर, वो भी एक जैसा हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि एक क्षेत्र में अलग अलग इनकम लेवल के लोग रहने वाले होते हैं। एक ही कॉलोनी में, इवन कि आप एक ही शहर में आप देखते हैं जो स्लम ड्वेलर्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, ठीक है, और जो क्लर्कियल ग्रुप्स के लोग जो हैं वो भी हैं, और ऑफिसर्स भी हैं, और बिजनेसमैन भी हैं। तो इनका क्या इनकम लेवल एक जैसा होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा। और इसलिए इनकी जो शॉपिंग बिहेवियर होगी वो भी अलग अलग होगा। होगी कि नहीं? कोई बिस्लरी का वाटर खरीद के पीता है और कोई जो है बगल के जो है टेप से, जो है नलों से जो है बहता हुआ पानी है उसे पी रहा है। कोई जो है आपका वो सिंपल लोकल वाटर खरीद के पी रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इनका जो कंज्यूमर का बिहेवियर एक जैसा नहीं मिल सकता है आपको किसी भी रीजन में। उनका इकोनॉमिक लेवल एक जैसा नहीं मिल सकता है आपका। उनकी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। कोई स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन होगा, एरिया होगा, कोई जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। ओके, रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो थर्ड जो है आपका, लेकिन इन्होंने कहा है जो अगर इस थ्योरी को आपको अप्लाई करनी है तब फिर ये कंडीशन होना जरूरी है। नाउ यू हैव टू थिंक दैट फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग सच रीजन सो दैट यू कैन अप्लाई क्रिस्टॉलर सेंट्रोपिस थ्योरी। थर्ड जो है, बोथ द सेलर एंड बायर are economic persons who try to maximize their profit, so there should be a perfect competition। अब देखिए यहाँ जो है, जो थर्ड एजम्पशन ने जो इन्होंने दिया है, जो यह थ्योरी उस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है जहाँ पे कि दोनों बायर और सेलर, मीन्स जो ट्रेडर हैं, जो बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, और जो क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं, दोनों क्या हो, एक इकोनॉमिक पर्सन हो, मीन्स दोनों केवल अपने लाभ के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जीने वाले हों। तो यहां मैं कह दूं जो ठीक है, सेलर्स तो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, कोई भी सेलर क्यों ना हो। लेकिन बायर्स जो है जरूरी नहीं है जो हमेशा वो एक इकोनॉमिक मैन के तरह ही जो है वो एक्ट करें, क्योंकि कई बार होता है लोग अपने जो दिलचस्पी के लिए, इंटरेस्ट के लिए भी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है उसे खरीदते हैं। कहीं ना कहीं वो ट्रैवलर, जैसा कि मैंने कहा, जो इकोनॉमिक मैन अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ों के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपने शौक के लिए जो हाँ चलो थोड़ा और टहल लेते हैं, थोड़ा और दूर चले जाते हैं, मार्केट जरा घूम के आते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, फिर वहाँ जो कुछ भी मिलता है हम ले आते हैं। इंटेंसली हम नहीं जाते हैं, जो हम मार्केट जा रहे हैं तो आज हमको यही चीज़ खरीदना है। कई बार हम मार्केट यूँ भी ऐसे ही एवे ही जाते हैं ना घूमने के लिए, वस्तुओं को, यहाँ तक कि इंसानों को भी देखने के लिए, घूमने के लिए।
तो जाहिर सी बात है, जो ऐसे सेंस में हम क्या उस समय में खुद को एक इकोनॉमिक मैन की तरह ट्रीट करते हैं। आप इंडिया की ही बात की, कई लोग चाय तो यूं ही पीते हैं, उनके रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो चाय पीते हैं, तो क्या वो एक इकोनॉमिक मैन की तरह एक रैशनल मैन है वो उस कंडीशन में? जी नहीं, वो तो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए, शौक के लिए पीने चला गया, शौक के लिए पी रहा है, ठीक है, गप्पे लड़ाने के लिए पी रहे हैं। गप्पे लड़ाते लड़ाते हम, पता चलता है जो हमारे पेट को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 100-500 रुपये का हम समोसा और फास्ट फूड खा जाते हैं। तो इस तरह की जो बिहेवियर है ये प्रूफ करता है दैट मैन ओके इज नॉट ऑलवेज, मैन डज नॉट ऑलवेज एक्ट लाइक एन इकोनॉमिक पर्सन, ओके, और रैशनल पर्सन। इसलिए यहाँ भी मैं क्रिस्टॉलर की बातों से सहमत नहीं हूँ। फोर्थ जो है, कंज्यूमर्स tend to visit the nearest central places that provide the function which they demand. They minimize the distance to be traveled. Okay? कहने का मतलब वही है, जो वो अपना जो नियरेस्ट जो है आपका सेंट्रल प्लेस को ढूंढते हैं जहाँ की वो फंक्शंस एंड सर्विसेज अवेलेबल हो जाए। चलिए, एक हद तक ये सही भी है। फिफ्थ जो हम बात करते हैं, ऑल सेटलमेंट्स आर इक्विडिस्टेंट एंड एग्जिस्ट इन अ ट्रायंगुलर लैटिस और जो हेक्सागोनल पैटर्न, so that they can be fully served and no part of the area is left either unserved or served by more than one central place. This is possible only in a hexagonal arrangement of settlements. कहने का मतलब है, जो सेटलमेंट ने एक ऐसे जो है सेटलमेंट का, क्रिस्टॉलर ने एक सेटलमेंट का एक ऐसा पैटर्न जो है डेवलप करने की बात की है, और एक ऐसे पैटर्न की बात की है, नेस्टिंग पैटर्न की, जहाँ की सेटलमेंट ऐसे जो है वो स्पेशली अरेंज्ड हो जिसमें कि जो है आपके कोई गैप ना मिले, कोई एरिया ऐसा ना बचे जो कि जो है किसी भी सेंट्रल प्लेस के रेंज में ना आए, या फिर कोई एरिया ऐसा भी ना हो जिसपे कि एक से अधिक 2, 3, 4 सेंट्रल प्लेसेस का इनक्रॉसमेंट हो और ओवरलैपिंग हो, ठीक है ना। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक ऐसे अरेंजमेंट ऑफ सेटलमेंट्स की परिकल्पना की, उन्होंने सोचा जिससे कि जो है इनइक्वलिटीज दूर हो जाएगी, कोई एरिया जो है आपका वो अनसर्व्ड नहीं बचेगा, और हर क्षेत्र में जो है आपका किसी न किसी सेंट्रल प्लेस के माध्यम से जो है वहाँ तक सेवा पहुँचाई जाएगी, वहाँ तक लाभ पहुँचाया जाएगा, ठीक है। इसलिए एक ऐसे पैटर्न की उन्होंने, जो कि सर्कुलर पैटर्न में नहीं हो सकता है। सिंपली अगर हम सर्कुलर पैटर्न में सेटलमेंट्स को अरेंज करें तो आप क्या पाओगे, अदर देयर विल बी अ गैप, आप डिफरेंट सर्कल्स को एक साथ मिलाओ तो क्या पाओगे आप, बीच बीच में गैप्स मिलेंगी ही मिलेंगी, और जब उन गैप्स को आप भरने की कोशिश करोगे तब क्या होगा, एक सर्कल दूसरे पे क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो यह जो ओवरलैपिंग और जो है आपके गैपिंग, ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं ये सर्कुलर पैटर्न में आपको मिलेगा सेटलमेंट के। इसलिए इन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टॉलर ने हेक्सागोनल पैटर्न को अडॉप्ट किया, ओके, उससे सबसे बेस्ट माना। और इस वजह से मैंने जो कहा था जो क्यों हेक्सागोनल है, इससे बाद में भी हम जिक्र करेंगे इस बात की, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हेक्सागोनल शेप और पैटर्न को प्रायोरिटी दिया क्रिस्टॉलर ने सेटलमेंट्स के नेस्टिंग और उनके अरेंजमेंट्स के लिए, स्पेशल अरेंजमेंट के लिए, ताकि कोई गैप ना मिले, कोई एरिया, कोई पॉपुलेशन जो है आपका अनसर्व्ड ना बचे, ओके, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उनका। देन सिक्स्थ एजम्पशन इज ओके, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं, जो वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के में से अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, एबिलिटी ऑफ ओनली वन टाइप, सिंगल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी रीजन। आई थिंक जो कोई भी क्षेत्र अभी वर्तमान में ऐसा नहीं होगा जहाँ केवल एक ट्रांसपोर्ट का जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है। तो ये सारे जो है एजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं, ओके, एज्यूम्ड कंडीशंस हैं, जो ऐसा होगा तब जाके क्रिस्टॉलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी एप्लीकेबल होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट और नेस्टिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ओके। सो व्हाई हेक्सागोनल पैटर्न इज मोस्ट एफिशिएंट टू सर्व एरिया। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने बताया जो क्यों सर्कुलर पैटर्न फिट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, ओके, क्यों हेक्सागोनल पैटर्न जो है एफिशिएंट है, तो वो इस डायग्राम से, ये डायग्राम आपके लिए मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप इनके पैटर्न्स को और जो
शेप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है दैट इज हेक्सागोनल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्यों होनी चाहिए, क्यों जो है क्रिस्टोलन ने हेक्सागोनल शेप को ही प्रायोरिटी दिया, उसे द बेस्ट जो है आपका अरेंजमेंट और नेस्टिंग पैटर्न माना। ओके, तो इन सब के लिए जो है आप देखिए जो दो तरह के केसेस मैंने यहाँ रखे हैं। फर्स्ट इन केस सर्कुलर पैटर्न, सेकंड इन केस ऑफ हेक्सागोनल पैटर्न। इन केस ऑफ सर्कुलर पैटर्न आप देखिए लेफ्ट हैंड के जो है दोनों डायग्राम को, ऊपर वाले डायग्राम में आप देखिए क्या है, सर्कल का जो है आपका एक मीन्स ये सारे सर्कल्स को आप क्या मान लीजिए सेटलमेंट, बीच में जो आपके सेंटर्स हैं वो सारे क्या है सेंट्रल प्लेसेज हैं। अब इन सारे जो है सेटलमेंट्स को एक साथ आप मिलाते हैं तो क्या आपको मिल रहा है, देखिए प्रॉब्लम ऑफ गैप्स और वैक्यूम आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सारे जो सर्कल्स जब मिलेंगे तो बीच बीच में आपको गैप्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये गैप रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, इट मीन्स जो है सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट जब हम डेवलप करेंगे तो जो बीच के ऐसे गैप्स की पॉपुलेशन होगी वो क्या होगा, अनसर्व्ड रह जाएगा, अनबेनिफिटेड रहेंगे, और इसलिए वो रीजन जो आपका अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा, इसलिए यह जो है परफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ उन गैप्स को जब आप भरने की कोशिश करते हैं, सेकंड आप उसके नीचे वाले डायग्राम में देखिए तब क्या हो जाता है, एक सर्कल दूसरे पे ओवरलैप करेगा, तो यह जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर छिड़ेगी, एक सेंट्रल प्लेस का दूसरे सेंट्रल प्लेस में क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई छिड़ेगी, जो नहीं इस रीजन को हम सर्व करेंगे तो इस रीजन को हम सर्व करेंगे। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो है आपका एक कॉन्फ्लिक्ट जो है जनरेट होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज ऑफ डिफरेंट सेंट्रल प्लेसेस। ओके, तो इसलिए दोनों जो है इस तरह से ये पैटर्न सर्कुलर पैटर्न वो क्या है, इनएफिशिएंट है, सो द पैटर्न इज इनएफिशिएंट। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में अब आप आइए, यहाँ देखिए मैंने जो आपके डिफरेंट सेंट्रल प्लेसेस हैं और उनके जो डिफरेंट जो है आपके देखिए किस शेप में, हेक्सागोनल शेप में, उससे आप देख सकते हैं जो क्या बीच में कहीं भी गैप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस वजह से जो है आपका ना तो गैप आ रहा है ना ही एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम हेक्सागोनल पैटर्न में, अगर हम हेक्सागोनल नेस्टिंग पैटर्न में सेटलमेंट्स को जो है हम को डेवलप करने की कोशिश करें या डेवलप की जाए तो कोई भी पॉपुलेशन जो सेंट्रल प्लेसेस की बेनिफिट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनसे वो दूर नहीं रहेगा। ओके, और ना ही जो है सेंट्रल प्लेसेज में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ेंगे ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज। तो इन दोनों प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्रिस्टोलन ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी के लिए मीन सेंट्रल प्लेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह के नेस्टिंग पैटर्न को सबसे बेस्ट माना, हेक्सागोनल पैटर्न को सबसे बेस्ट माना। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो है हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स भी मैंने दिखाने की कोशिश किया है, जो किस तरह से, पहले देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट जो सबसे लोअर ऑर्डर सेटलमेंट है वो देखिए, सबसे पहले आप जो है इस तरह से लोअर ऑर्डर का जो एक हेक्सागोन ड्रॉ कर सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना होगा, ट्रायंगुलर जो है आपके शेप में, ट्रायंगल्स के डिफरेंट जो आपके साइड्स होते हैं उसे आपको ड्रॉ कर सकते हैं आप, और फिर जो है उनके सहारे आप इस तरह के हेक्सागोन्स, क्योंकि आप जब डिफरेंट ट्रायंगल्स को जो एक साथ मर्ज करेंगे, लाइक 6 डिफरेंट ट्रायंगल्स को जो जब आप एक पॉइंट पे जो है मर्ज करेंगे, आप पाओगे कि वो खुद ब खुद हेक्सागोनल शेप में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है फर्स्ट जो है लोअर ऑर्डर सेटलमेंट जो फर्स्ट आपका दिखाया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं जो इंडेक्स के थ्रू जो लाइन जो है रिप्रेजेंट जो कर रही है, जो ब्लूइश कलर का लाइन है, वो क्या, वो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है किसका, फर्स्ट ऑर्डर सेटलमेंट का, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल प्लेस का कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है। दूसरी तरफ आप देखिए जो येलो कलर में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो मिडिल ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, और यू कैन से दैट सेकेंड ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट और सेकेंड ऑर्डर ऑफ सेंट्रल प्लेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज को। ठीक है, तो जब आप कई सारे जो है लोअर ऑर्डर के मीन्स 6 लोअर ऑर्डर के जो आपके सेंट्रल प्लेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज को और सेंट्रल प्लेसेस को आप मिलाएंगे हेक्सागोनल शेप में, तब आप पाओगे कि जो वह एक हायर ऑर्डर के सेंट्रल प्लेस को क्रिएट करता है, फॉर्म करता है। सिमिलरली जब सेकेंड ऑर्डर के सेंट्रल प्लेसेस को हम मर्ज करते हैं तब जो है थर्ड ऑर्डर का सेंट्रल प्लेसेस बन जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है एक हायरार्की डेवलप होती है। यहाँ पे देखिए आप रेड कलर की जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया जो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है वो क्या है, हायर ऑर्डर सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें देखिए आप जब रेड कलर के जो है कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के बीच में आप देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए खुद की नज़र को, तो आप पाओगे क्या, जो उसमें कई सारे जो है लोअर ऑर्डर के जो सेटलमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे, कई सारे, ठीक है। और फिर एक जो है आपका जो मॉडरेट लेवल ऑफ सेंट्रल प्लेस है जो कि येलो कलर के जो है कॉम्प्लीमेंट्री येलो लाइन के कॉम्प्लीमेंट्री एरिया से जो आप रिप्रेजेंट किया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह से जो है लेवल जो आपका ऑफ सेंट्रल प्लेसेज है, हायरार्कीज ऑफ सेंट्रल प्लेसेज हैं, वो इस तरह से जो है उन पैटर्न्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके, बाय मर्जिंग द डिफरेंट लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज और सेंट्रल प्लेसेज। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं जो इंडिया में जो है बेसिकली जो अगर हम बात करते हैं वहाँ नीचे एक विद इन दी ब्रैकेट मैंने दिया है जो दैट 7 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑर्डर्स ऑफ सेटलमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय क्रिस्टॉलर। ये पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है जो कितने जो है आपके सेटलमेंट्स के कितने ऑर्डर्स को क्रिस्टॉलर ने आइडेंटिफाई किया। तो क्रिस्टॉलर ने जो आइडेंटिफाई किया और एक एज्यूम किया जो किसी भी रीजन में मैक्सिमम जो है आप कह सकते हो जो और ऑन एन एवरेज 7 ऑर्डर्स ऑफ सेटलमेंट और सेंट्रल प्लेसेस पाए जा सकते हैं और पाए जाते हैं, ठीक है, 7 ऑर्डर्स। लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 5 to 6 ऑर्डर्स तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं सेटलमेंट्स के, लाइक कि सेंट्रल कैपिटल, सेकंड स्टेट कैपिटल, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है हेडक्वार्टर्स, फोर्थ जो है आपका जाइए ब्लॉक लेवल जो है आपका ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक लेवल मार्केट, देन जो है आपका पंचायत और देन विलेजेस। तो ये जो आपका जो है 5 to 6 जो है ऑर्डर्स इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अगर हम देखते हैं तब आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ये आपका हायरार्किकल पैटर्न्स हैं सेटलमेंट्स के। नाउ 3 डिफरेंट प्रेडिक्टेड प्रिंसिपल्स और लेआउट्स ऑफ organizing hierarchical spatial structure of central places by using k values। अब देखिए यहाँ जो है सेटलमेंट्स का रियल ग्राउंड पे जो है जो हम बात करते हैं सेटलमेंट्स की नेस्टिंग पैटर्न कैसे कैसे होनी चाहिए, तो इसमें क्रिस्टॉलर का मत रहा है जो उन्होंने 3 डिफरेंट जो है अप्रोचेस, 3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स और 3 डिफरेंट यू कैन से वेज आइडेंटिफाई किया जिनके की बदौलत हम सेटलमेंट्स को जो है आपका 3 डिफरेंट हेक्सागोनल वेज में 3 डिफरेंट हेक्सागोनल फॉर्म से उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें डेवलप किया जा सकता है सेटलमेंट्स को, ओके, ताकि जो है उन एरियाज़ का डिफरेंटली जो है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ओके, या फिर जो है उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने के वैल्यूज़ का सहारा लिया। नाउ यू हैव टू learn that what is k value, you have to understand about the k values, क्योंकि जनरली होता है हम k वैल्यू हम याद कर लेते हैं, ओके, मार्केट प्रिंसिपल मीन्स k इज इक्वल टू 3, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल k इज इक्वल टू 4 और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल k इज इक्वल टू 7, लेकिन व्हाट इज k, व्हाट डज k मीन्स, ओके, इसमें हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो k जनरली क्या होता है, k वैल्यू इज ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द स्पेशियल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सेटलमेंट और सेंट्रल प्लेसेस। It so, on the other hand, it so or represent how much the sphere of influence of the central places takes in, okay। तो जाहिर सी बात है k वैल्यू जो है एक जोग्राफिकल रिलेशनशिप सेटलमेंट्स के बीच में जो भौगोलिक संबंध है या फिर जो स्पेशियल संबंध है, स्थानिक जो संबंध है वो किस तरह का है यह रिप्रेजेंट करता है k वैल्यू, ओके। स्थानिक संबंध वो एक जो है आपका लोअर ऑर्डर का सेटलमेंट वो अपने हायर ऑर्डर के सेटलमेंट पे कितना और किस प्रकार से बेस्ड है, किस लिए बेस्ड है, वो क्या मिस निर्भर है, वो क्या जो मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज के लिए के ऊपर वो बेस्ड है, या फिर जो है वह सेटलमेंट जो है यातायात के साधनों के लिए जो है मीन्स कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पॉइंट जो है आपका हायर ऑर्डर का सेटलमेंट उससे यातायात के साधनों के द्वारा वो जुड़ा हुआ है और वह उससे बेनिफिटेड है, ठीक है, या फिर जो है एक लोअर ऑर्डर का सेटलमेंट पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से जो है अपने हायर ऑर्डर के सेटलमेंट पे पूरी तरह से निर्भर है। तो यह जो रिलेशनशिप है मार्केटिंग रिलेशनशिप बाजारी रूप से जो है वो कोई लोअर ऑर्डर का सेटलमेंट अपने हायर ऑर्डर के सेटलमेंट पे किस प्रकार से और कितना निर्भर है,
ठीक है। उसी तरह से जो है आपका यातायात के साधनों पे किस तरह से और कितना निर्भर है, और उसी तरह से प्रशासनिक जो है अगर हम बात करें तो प्रशासनिक क्रियाकलापों और प्रशासन के ऊपर कितना निर्भर है। तो इन चीज़ों को, इन संबंधों को एक्सप्लेन करने के लिए के वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है और किया गया है इस थ्योरी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है के वैल्यूज़ को जो है के आधार पे 3 तरह के प्रिंसिपल्स को, नेस्टिंग प्रिंसिपल्स और अप्रोचेस को, मेथड्स को क्रिस्टॉलर ने जो है आइडेंटिफाई किया और उन्हें प्रेडिक्ट किया, यू कैन से। तो वो कौन कौन से? मार्केटिंग प्रिंसिपल, जहाँ की के वैल्यू क्या है? 3 है। और ये के वैल्यू 3 कैसे है, ये हम एक एक करके हम समझेंगे। के वैल्यूज क्यों 3 है मार्केटिंग प्रिंसिपल के, वाई इट इज़ 4 इन केस ऑफ ट्रैफिक और जो है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, एंड वाई इट इज़ 7 इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल डील विद दिस। अब यहाँ देखिए, मैंने एक ऑन पेज जो है डायग्राम बना के और ये नेस्टिंग पैटर्न बना के आपको समझाने की कोशिश किया है, और आई थिंक जो है आप इसको समझ जाएंगे जो क्या है, क्यों जो है मार्केटिंग प्रिंसिपल में के का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, के वैल्यू रिप्रेजेंट्स द इंटरेक्शन और रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है, और उनकी निर्भरता है एक दूसरे पर। तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग प्रिंसिपल द सेंट्रल प्लेस और मार्केट एरिया ऑफ अ हायर ऑर्डर settlement occupies or serve 1/3 of the complementary area of each of the consecutive lower order central places that lies on its surrounding। कहने का मतलब है, मार्केटिंग प्रिंसिपल यह कहता है कि इस प्रिंसिपल के आधार पे कहा गया है कि हर एक जो आपका जो लोअर ऑर्डर का सेंट्रल प्लेस है या लोअर ऑर्डर का सेटलमेंट है, उसका 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का, वह अपने से नेक्स्ट जो जस्ट हायर ऑर्डर का सेटलमेंट है और सेंट्रल प्लेस है उस पर आश्रित होता है। किन चीज़ों के लिए? जो केंद्रीय वस्तु और सेवाएं हैं उनके लिए, ठीक है। यानी कि हायर ऑर्डर में जो मिल रहे उपलब्ध जो केंद्रीय वस्तु और सेवाएं हैं, जो कि मैंने कहा जो डिफरेंट जो गुड्स और प्रोडक्ट्स जो है वहाँ अवेलेबल होते हैं, ओके, और सर्विसेज जो अवेलेबल होते हैं, उनके लिए उनके जो है आपके जस्ट नेक्स्ट लोअर ऑर्डर का जो है आपका सेटलमेंट है, उसका 1/3 भाग, 1/3 जो है कंज्यूमर उस पर डिपेंडेंट होता है। तो जाहिर सी बात है 1/3 उस पर हुआ, 1/3 जो है उसका किसी और पर होता है, किसी और जो है सेंट्रल प्लेस पर, 1/3 किसी और सेंट्रल प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं इस प्रिंसिपल के आधार पे क्या होगा, कितने एक सेंट्रल प्लेस के एक जो आपका हायर ऑर्डर का सेटलमेंट या फिर तो उसके इर्द गिर्द कितने सेटलमेंट हो गए। जाहिर सी बात है हेक्सागोनल पैटर्न पे ये नेस्टिंग हुआ है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके 6 किनारे होते हैं, 6 साइड्स होंगे किसी भी एक हेक्सागोनल सेटलमेंट का। कितने साइड्स होंगे? 6 साइड्स होंगे। तो अब मीन्स 6 डिफरेंट जो है लोअर ऑर्डर के सेटलमेंट्स उससे अटैच्ड हैं, ठीक है। यानी कि एक नगर है, जैसे कि आप कह सकते हैं एक नगर है और उसके चारों तरफ जो है 6 दिशाओं में 6 गांव जो है उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे आप समझिए, ठीक है। एक कोई नगर है, शहर है, जिसके 6 तरफ जो है 6 गांव उससे सटे हुए, 6 गांव उसके बाउंड्री से सटे हुए हैं, ठीक है। और अब 6 गांव के जो 1/3 जनसंख्या, हर गांव से 1/3 जनसंख्या जो है उस नगर पे आश्रित है, वहाँ जो मिलने वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पे आश्रित है, उसके लिए वो वहाँ बार बार टू एंड फ्रो करते हैं, आवाजाही करते हैं, ठीक है। उनकी सेवाओं को प्रदान मतलब कि के लिए वो वहाँ तक जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से हम कह लें उन पे आश्रित हैं। और दूसरी तरफ नगर के भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन जो है 1/3 जो है हर गाँव के जो है क्षेत्र है उस पर जो है अपने डेली रिक्वायरमेंट्स लाइक कि वेजिटेबल्स और जो है आपके फ्रूट्स वगैरह के लिए जो है डिपेंडेंट है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ जो एक बड़ा नगर अपने साथ जो है अपने आसपास के जो 6 गांव हैं उनकी 1/3 क्षेत्र को भी अपने में समाहित किया हुआ है, अपने में क्या किया हुआ है, उसे इंक्लूड किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। और कुल मिलाकर इसलिए ये कितना हो जाता है क्षेत्र? 3। वो कैसे हो जाता है? एक तो उस नगर का खुद का क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या को वो सर्व कर रहा है, ठीक है, मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, सेंटर ऑफ इट्स सेंट्रल प्लेसेस। तो एक सेंट्रल प्लेस है वो तो खुद की जनसंख्या को जो उसकी स्फीयर अपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है उसके पॉपुलेशन को तो वो सर्व कर ही रहा है, उसकी पॉपुलेशन तो उस पर निर्भर ही है। साथ ही साथ जो अपने आसपास के 6 जो है
लोअर ऑर्डर की जो सेटलमेंट है, यानी कि हम जिसको कि हम मान लिए हैं जो गांव जो है उसकी 1/3 जनसंख्या को भी जो है वो कंज्यूमर्स को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो कुल मिला के कितना जो है सेटलमेंट को, उसके सेटलमेंट का साइज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 वो खुद का प्लस और कितने को जो है सर्व कर रहा है 6 जो है आसपास के जो गांव है, 6 जो आसपास के जो है लोअर ऑर्डर के सेंट्रल प्लेस हैं उसका कितना 1/3 पार्ट। तो दैट्स वाई यू कैन जस्ट कैलकुलेट दैट k इज इक्वल टू हियर 1 + 6, क्योंकि 6 आसपास के गांव यानी कि 6 जो है लोअर ऑर्डर के सेटलमेंट है इनटू 1/3, हर का 1/3 भाग को वो सर्व कर रहा है। और कुल मिला के क्या हो जाएगा इस तरह से, जो 6 × 1/3 यानी कि 2 हो जाएगा और +1 यानी कि 3। समझ में आया? आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे क्यों k इज इक्वल टू 3 होता है, क्योंकि मार्केटिंग प्रिंसिपल में, यह फिर से मैं बता रहा हूं, मार्केटिंग प्रिंसिपल के तहत ऐसा कहा गया है, क्रिस्टोलर ने ऐसा कहा है कि एक उच्च स्तर का जो है केंद्रीय स्थान, ठीक है, सेंट्रल प्लेस ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, वह अपने जस्ट लोअर ऑर्डर के जो आसपास के 6 सेंट्रल प्लेसेज हैं, जो अपने लोअर ऑर्डर के जो 6 एरिया हैं, यानी कि मान लेते हैं हम गांव है 6, ठीक है, या जिला है 6, उसकी जो है कितना 1/3 पार्ट को, 1/3 एरिया को, 1/3 कंज्यूमर को वो सर्व करता है, या फिर वहाँ की जो है कंज्यूमर्स, वहाँ के पॉपुलेशन उस नगर पे, उस सेंट्रल पे अपने हायर ऑर्डर के सेंट्रल पे से डिपेंडेंट है। इसलिए उन सभी 1/3 को, यहाँ पे आप देखिए जो बीच का जो सेंटर है उसके चारों ओर जो मैंने जो है अलग अलग जो लोअर ऑर्डर के सेंटर यानी कि सेंट्रल प्लेसेज है उसका 1/3, देखिए एक सेंट्रल प्लेस को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है, आप उनके पैटर्न में ध्यान से देखो आप तो पता चलेगा एक लोअर ऑर्डर का सेंट्रल प्लेस 3 भाग में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है इस नेस्टिंग प्रोसेस में। इस जालीनुमा प्रक्रिया में जब आप हेक्सागोनल पैटर्न को डेवलप करते हैं तो एक सेटलमेंट यहाँ पे कितने भाग में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, और उसका 1/3 भाग जो है वो उसके हायर ऑर्डर सेटलमेंट के अधीन चला जाता है, क्योंकि वो उस पर निर्भर हो जाता है। इस तरह से 6 भाग का, 6 सेटलमेंट का 1/3 अगर हम जोड़ेंगे तो होगा कितना 6 × 1/3 यानी कि 2। तो 2 एरिया ओवरऑल जो हम कर सकते हैं उसका, और +1 एरिया अपने सेंट्रल प्लेस का अंदर का, कुल मिला के 3 क्षेत्रों को, 3 सेंट्रल प्लेस जैसे शेप को और कॉम्प्लीमेंट्री एरिया को मार्केट प्रिंसिपल के अधीन जो है इस पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि इंक्लूड किया गया है एक हायर ऑर्डर के सेटलमेंट में। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, ओके, दैट इज ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें कहा गया है जो एक हायर ऑर्डर का सेटलमेंट अपने से जस्ट लोअर ऑर्डर के सेटलमेंट के 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को, हाफ ऑफ द कंज्यूमर को अपने साथ इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, एक हायर ऑर्डर का सेटलमेंट अपने से जस्ट लोअर ऑर्डर के हाफ ऑफ द सेटलमेंट को, ठीक है, वो अपने में इंक्लूड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? मीन्स कहने का मतलब है, आप सपोज कि मान लो जो अगर इस प्रिंसिपल पे हम कहीं ना कहीं फिट करें, ठीक है, और हम बात करते हैं जो सपोज कि दिल्ली जो एक सेंटर है वह अपने आसपास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, लाइक हरियाणा है, ओके, देन आप जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो इनके जो है आपके क्या करेगा, अगर हाफ ऑफ द एरिया को वो अपने अंदर समाहित कर लेता है तब जाके वो इस प्रिंसिपल पे फिटेड होगा, जो कि पूरी तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है, और ये क्यों किया जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल इसका नाम है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपके जो हर ऑर्डर के जो सेंट्रल प्लेसेज हैं वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट रूट से, ठीक है, ट्रैफिक नेटवर्किंग से कनेक्टेड हो जाए, ताकि उनका जो जर्नी कॉस्ट है, ट्रैवल कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा, और इस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेसेस में जो है आपको हेल्प मिलेगा। लाइक कि अगर हम एक हायर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल प्लेस भोपाल को मान ले, नेक्स्ट हायर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल प्लेस इंदौर को मान ले, ठीक है, तो दोनों के बीच की जो है लिंकेजेस जो है, दोनों को जब हम मिलाएंगे एक लाइन से, तो इस प्रिंसिपल का, इस थ्योरी का अगर हम अप्लाई करें किसी रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में अगर यानी कि कोई हमको सब अर्बन रीजन, सब सेंटर जो है अर्बन सेंटर डेवलप करनी है, सब मार्केट जो है आपका डेवलप करनी है, तो कहाँ करेंगे, मार्केट ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो हम करेंगे भोपाल और इंदौर की जो हाईवे है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है उसके बीच में कहीं,
उसी हाईवे के अलोंग करेंगे, किनारे करेंगे, न कि उस हाईवे से 500 किलोमीटर दूर हट के करेंगे, क्योंकि फिर फर्दर हमको वहाँ तक जो है जाने के लिए, पहुँचने के लिए, एसेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए वहाँ तक फिर हमें रोड, एक्स्ट्रा रोड हमें जो है क्या करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, जो कि हमारी जो एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा। इसलिए यहाँ जो है आपका ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कई जगह जो है मीन्स आपको टाउन के जो है न्यू टाउन्स के, मार्केट सेंटर्स के डेवलपमेंट में जो है इसे लाया गया, ओके, इसका एप्लीकेशन किया गया, ओके। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं जो क्या है, आप देखिए इस डायग्राम में, और आप पाल लोगे जो वहाँ पे क्या था, 1/3 अपने से लोअर ऑर्डर के जो है आपके सेटलमेंट का 1/3 पार्ट जो है केवल इसमें इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पे अब हाफ ऑफ द पार्ट जो है, क्यों, क्योंकि जो है हर सेंटर के बीच से एक रोड नेटवर्किंग की जो है को डेवलप करने की बात की गई है, और इसलिए जो है टू डिक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, ओके, सच काइंड ऑफ नेस्टिंग पैटर्न कैन हेल्प इन द इकोनॉमिक बूस्टअप ऑफ एनी रीजन और कंट्री, ओके। तो यहाँ आप देखिए जो एक जो आपका हायर ऑर्डर का बीच में जो आपका सेंट्रल प्लेस जो कि आपका ब्लैक जो है स्फीयर से सराउंडेड है, वो क्या है, सबसे हायर ऑर्डर का सेंट्रल प्लेस है। अब देखिए वो अपने यानी कि 6 दिशा में, 6 साइड में जो उसके कनेक्टेड जो सेंट्रल प्लेसेज हैं लोअर ऑर्डर के, उसका कितना पार्ट जो है इंक्लूड कर रहा है, देखिए 1/2 1/2 हर जो है लोअर ऑर्डर के जो है आपके हेक्सागोन को, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एरिया को, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल प्लेस को, हमने 2 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया है। अब जो है एक जो हायर ऑर्डर का जो है आपका सेटलमेंट है और सेंट्रल प्लेस है, वह अपने से लोअर ऑर्डर के सेटलमेंट का कितना हिस्सा जो है अपने में समाहित कर लिया, इंक्लूड कर लिया, 1/2 मीन्स हाफ। और इस वजह से यहाँ देखिए आप जो है आपका k इज इक्वल टू क्या है, 1, के वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, मीन्स जो है फर्स्ट जो है सेंट्रल पार्ट में जो आपका एक कोर है, मीन्स सेंट्रल प्लेस है, उसकी जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है उसको तो वो सर्व कर ही रहा है, प्लस वो अपने सराउंडेड जो 6 कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज हैं लोअर ऑर्डर के सेंट्रल प्लेसेज हैं, उनके 1/2 पार्ट को वो सर्व कर रहा है। दैट्स वाई 1 + 6 × 1/2 मीन्स टोटल एग्रीगेट क्या हो जाएगा, के वैल्यू इज इक्वल टू 4, ओके, समझे बात को। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल जो है वो 4 जो है इसका वैल्यू है, और वो क्यों है वो आपको हमने एक्सप्लेन किया, ओके। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, अब क्या है, जो कोई लोअर ऑर्डर का जो है सेटलमेंट या फिर सेंट्रल प्लेस पूरी तरह से उसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जनरेट की जाए, वह पॉसिबल नहीं हर केस में, ठीक है, या फिर वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है उसके लिए तैयार की जाए, यह पॉसिबल नहीं है। लाइक इंडिया में हम बात करते हैं हर गांव के लिए अपना एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सेटअप दी जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होंगे फिर, इसलिए वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, उसके नेक्स्ट ऑर्डर पे, फिर उसके नेक्स्ट। तो इस तरह से इंडिया में आप जैसा हमने पहले भी बताया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में हम देखें तो एक विलेज नो डाउट उसकी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस पे डिपेंडेंट होता है, एक ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। एक ब्लॉक लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है, एक स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, और फिर एक स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है, एक नेशनल लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, या फिर हम कह लें कॉन्स्टिट्यूशन पे, या हमारे नेशनल पार्लियामेंट पे, ओके, तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो जाहिर सी बात है, तो यह जो है इट मीन्स जो है एक हायर ऑर्डर का जो है, मीन सपोज कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है आपका सेटलमेंट और जो है आपका जो सेंट्रल प्लेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, वो पूरी तरह से अपने से लोअर ऑर्डर के, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिले में जितने भी ब्लॉक होंगे, ब्लॉक तो उससे लोअर ऑर्डर का है सेटलमेंट, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सभी को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है जो आधे ब्लॉक को वो करे या 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लॉक को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करे और 1/3 रिमेनिंग जो है उसको कोई और करे, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो भोपाल का जो है, भोपाल जो है स्टेट जो है, अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, भोपाल की जो गवर्नमेंट या स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके तहत जो है जबलपुर का कुछ आधा हिस्सा आता है और आधा हिस्सा जबलपुर का वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ऐसा तो नहीं है ना।
दैट्स वाई, और इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो यानी कि एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल यही बात कहता है, जो एक हायर ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और सेंट्रल प्लेस अपने से जस्ट लोअर ऑर्डर्स के जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, पूरी तरह से वह उसमें समाहित होता है और उस पर डिपेंडेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। और इसलिए यहाँ पे टोटल जो आपका स्फेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया ऑफ एनी सेंट्रल प्लेस वो क्या हो जाएगा, अपना तो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होगा, यानी कि पूरा जो ओवरऑल सर्विस जो एरिया और रेंज जो हो जाएगा इस केस में किसी भी बड़े जो है सेंट्रल प्लेस का, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उसका एक सर्विस का जो रेंज हो जाएगा वो क्या होगा, अपना तो होगा ही, मीन्स 1 प्लस उसके अंतर आसपास के जो 6 जो है आपके लोअर ऑर्डर के जो है आपके सेंट्रल प्लेसेज हैं, मीन्स जो आपके, अगर हम स्टेट बात करते हैं तो 6 जो लोअर ऑर्डर्स के मीन्स जो है डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास के जो है उसके अधीन जो है सराउंडिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी उस पूरी के पूरी जो है उसके तहत आ जाएगा, यानी कि 1 + 6 ओके इज इक्वल टू 7। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7। एंड आई होप कि आप इन तीनों प्रिंसिपल्स को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ओके मैं फिर से बता दूं, जो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड जो है थ्योरी है और इसको बड़ी ही बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत होती है। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा आप इसे जो है अगर इन सारे जो है बारीकियों को, इन सारे माइनर जो है आपके पोर्शंस को आपने इग्नोर किया तो आप इस थ्योरी को कभी नहीं समझ सकते हैं। याद जरूर कर सकते हैं, इसे समझ नहीं सकते हैं। ओके आई गारंटीड यू, ठीक है, क्योंकि मैं इसे खुद जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में इसे फील किया। बहुत कम यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी इस थ्योरी को सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हमें जिस टीचर ने, जिन्होंने यह थ्योरी पढ़ाया था, काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाया था BHU में, और हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि इस थ्योरी को आज भी एज इट इज़ वैसा ही हमें याद है जैसा कि उन्होंने पढ़ाया था। ओके सो आई एम थैंकफुल टू हिम। ओके तो बात है, इसी तरह आपको समझने की ज़रूरत है इन थ्योरीज़ को, इनके प्रिंसिपल्स को, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, और ये वैल्यूज जो है, डिफरेंट वैल्यूज वो क्यों ऐसा है और किस लिए है। ओके नाउ वी विल कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द मॉडल। और जैसा कि मैंने कहा, आप एजम्पशन को सही से पढ़ लिए होंगे। मैंने एजम्पशन में ही सारे क्रिटिसिज्म को भी वहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया था। एक क्रिटिकल एनालिसिस हमने एजम्पशन का पहले ही कर दिया था। एक बार फिर से यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, आप भी उसे जो है देख लें। लेकिन एक क्रिटिकल वे में जब आप किसी थ्योरी को कहीं ना कहीं मीन्स डिस्क्राइब करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, तो आप उसके हर पहलुओं को क्रिटिकली आप देखें, क्रिटिकल एंगल से आप देखें, तो आपके लिए वो टास्क ईजी हो जाता है। ओके सो द हियर फर्स्ट क्रिटिसिज्म गोज टू इट्स uniformity. What just Christoller assumed that there should be a uniform region or isotropic space or surface. तो ये possible नहीं है, मैंने पहले ही बताया था. Okay, then even distribution of resources, population or their income level and their shopping behavior, this is also not possible in real world. Single type of transportation, no, today it can't be seen anywhere. Both the seller and buyer are economic persons who try to maximize their profit. Okay, यह भी हमेशा पॉसिबल नहीं, जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, चाय पीने का, मार्केट यूं ही जाने का और फिर वहां जाके डिसाइड करें क्या अच्छा ये अच्छा लग गया तो चलो ले लेते हैं, तो क्योंकि हम इंटेंसली वहां तक नहीं गए थे उस सामान को, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो ये दिखाता है कि हमेशा जो है ह्यूमन बीइंग एक रैशनल और इकोनॉमिक बीइंग के तरह ही पेश नहीं आते हैं। ओके, देन जो है all settlements are equidistant and exist in a hexagonal pattern. Okay, अब ये जो है आपका सारे सेटलमेंट्स जो है एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हो, यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इफेक्ट करने वाले। क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स होता है, दो प्लेन के बीच में अगर एक माउंटेनस रेंज आ जाता है तो आप पाओगे कि उनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है सेटलमेंट पैटर्न की। इसी तरह जो है अगर कोई जो है आपका डेजर्ट आ जाए तो वहाँ भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कांट से दैट ओके such kind of condition where the settlements are equidistant and exist in a hexagonal pattern can be seen in on real ground or in a real world. Okay, then okay,
वर्ल्ड वाइड एंड प्रेजेंट डे एप्लीकेशन। वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन अगर बात करें इस थ्योरी का, वो पॉसिबल नहीं है अगर इसी फॉर्म में हम लेते हैं। हाँ, इसे मॉडिफाई करके या इसके कुछ एस्पेक्ट